गुड मॉर्निंग। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और वहां स्थित प्रमुख ग्लेशियर जिसको हिम नदियां भी कहते हैं, और साथ में वहां स्थित दर्रे जो प्रमुख दर्रे हैं। तो इन तीनों और साथ में इनके बारे में कुछ प्रमुख जानकारियों को भी हम न केवल देखेंगे बल्कि इसको मैप में भी देखेंगे, और सिर्फ मैप में ही नहीं देखेंगे बल्कि हाथों से बनाए हुए मैप में ज़्यादा करीब से और देखेंगे, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से गहराई से बैठ जाए। तो इसके लिए हम शुरू करें। इसके पहले हमको भारत के बारे में, खासकर भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में देखना आवश्यक हो जाता है। हमको मालूम है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया। इस कुल क्षेत्रफल में हम देखें भारत में मैदान कितना है, पठारी हिस्सा कितना है, पर्वत वाला हिस्सा कितना है, साथ में जो पहाड़ी हिस्सा है वो कितना है। तो याद रखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32.87, और इस 32.87 में मैदान का हिस्सा कितना, पठारों का हिस्सा कितना। तो याद रखिएगा भारत में कुल मैदान का हिस्सा है 43%। तो इस मामले में भारत पूरे विश्व में पहले नंबर पर है। किसी भी देश के पास इतना प्रतिशत मैदान नहीं है। हम पड़ोस में चाइना की बात करें, भारत की तुलना में उसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है, लेकिन मैदान का हिस्सा कितना है, मात्र 7% एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि। जबकि भारत में एग्रीकल्चर लैंड कितना है, 43%। तो पूरे विश्व में इस मामले में प्रतिशत, मैदान के प्रतिशत के मामले में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार देखिएगा पठार का 27.7%, पहाड़ी हिस्सा 18.6% और पर्वतीय हिस्सा जो है वह है 10.7%। हम इस भारत के भौगोलिक विभाजन की बात करें तो भारत को देखेगा जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, पहला प्रकार है ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर धनुषाकार आकृति में अरुणाचल प्रदेश और साथ में फिर यहाँ दक्षिण में भी। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये एरिया भारत का पहला भौगोलिक प्रखंड है। कौन सा? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत का दूसरा भौगोलिक खंड कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान। जस्ट ये हिमालय के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये उत्तर का विशाल मैदानी हिस्सा। तीसरा भौगोलिक प्रकार है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो इसी मैदानी हिस्सा, खासकर विंध्याचल के नीचे वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा दक्षिण का हिस्सा, दक्कन का पठार वगैरह वगैरह, ये सब प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। चौथा भौगोलिक खंड होता है भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। तो हम देखते हैं ये पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र है और ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है, और साथ में बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप और अरब सागर में कुछ द्वीप। तो इस तरह भारत को भौगोलिक रूप में 4 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज सिर्फ किसकी? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर ये पूरा का पूरा उत्तराखंड, अरुणाचल, मिजोरम तक पूरा हिस्सा जो है ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ हम देखें मुख्यतः 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें इस बेल्ट में, तो यहाँ जो पर्वत पाया जाता है, पर्वत श्रेणी पाई जाती है, वो है ट्रांस हिमालय। इसी को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। याद रखिएगा ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हिमालय से पहले से ही बना हुआ है। ये पामीर की घाट, अगर आप और उत्तर में जाएं तो एक पामीर की घाट है, उसी का विस्तृत रूप है जो कि तिब्बत तक फैला हुआ है। तो ये हिमालय का रूप नहीं है, तो ट्रांस हिमालय। दूसरा हिस्सा हम देखें हिमालय, यहाँ नंगा पर्वत से लेकर यहाँ नामचा बरवा, एक धनुषाकार आकृति में ये हिमालय पर्वत है। इसको 3 श्रेणियों में बांटेंगे, आगे चल के देखेंगे। और तीसरा प्रकार पर्वत श्रेणियों का है पूर्वांचल पहाड़ियाँ। पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं, पूर्वांचल पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से हिमालय टर्न हो गया दक्षिण की ओर, तो यहाँ अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसको पूर्वांचल पहाड़ी कहा गया है। तो आज का जो विषय है वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? ट्रांस हिमालय। हम ट्रांस हिमालय को देखें तो ट्रांस हिमालय मुख्यतः लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख में ये 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियों का समूह है। 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियों में हम देखें तो पहली पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी, आप देख रहे होंगे ये, ठीक है।
दूसरी पर्वत श्रेणी यहाँ पे पर्वत समूह है वो है लद्दाख समूह, और इसी लद्दाख समूह का आगे चल के विस्तार जो है वो तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से है। और हम देखें तीसरी श्रेणी एक और है, और वो है बिल्कुल कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर में, वो है जास्कर श्रेणी। तो इस तरह से हम देखें ट्रांस हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों का समूह है। और इस हिस्से में, ट्रांस हिमालय के हिस्से में कौन सी प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, कौन से प्रमुख दर्रे हैं, कौन से प्रमुख ग्लेशियर या हिम नदियाँ हैं, इसको हम किस में देखेंगे? हाथ से बनाए हुए नक्शे में। आपके स्क्रीन में देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। सबसे पहले आप देखिए तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन वाला हिस्सा है वो है जम्मू एंड कश्मीर नीचे में, और ऊपर में जो ब्लू कलर की लाइन वाला हिस्सा है वो है लद्दाख। ये पूरा लद्दाख और पूरा जम्मू कश्मीर है। अब इस जम्मू कश्मीर में आप ध्यान दीजिएगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एक रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है। पाकिस्तान वाले तरफ में देखिएगा तो एक रेड कलर की लाइन है, वो कहलाती LOC। और इस साइड चाइना वाले हिस्से में आप देखेंगे तो जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वो है LAC। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसके उस पार का हिस्सा अक्साई चीन कहलाता है, और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, इसके उस पार का हिस्सा POK कहलाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस पुराने जम्मू कश्मीर राज्य का कितना अधिक प्रतिशत आज के समय में पाकिस्तान और चीन के पास है। अगर हम टोटल की बात करें, उस पुराने राज्य की बात करें, तो उस पुराने जम्मू कश्मीर और राज्य का 54% हिस्सा आज के समय में चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है, और बाकी बचा 46% वो हिस्सा भारत में है। तो खैर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। तो आप सबसे पहले सबसे ऊपर में देखेगा ग्रीन कलर का पॉकेट देखेगा, ये है काराकोरम श्रेणी। और इस ग्रीन कलर के पॉकेट में ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये सबसे उत्तर में है, और इसी पर्वत श्रेणी समूह में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 स्थित है। देखिएगा सबसे ऊपर में एक K2 करके बीचों बीच बिल्कुल रेड कलर का लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन क्या वो वर्तमान भारतीय सीमा में है क्या? तो आप साफ देख सकते हैं LOC के उस पार है, मतलब POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। और हम देखें, आप बिल्कुल ऊपर में देखेगा तो KP लिखा हुआ दिखेगा, ये है काराकोरम पास या काराकोरम दर्रा कह लें। ये काराकोरम दर्रा मुख्यतः लद्दाख और चीन के बीच का रास्ता था, लेकिन ये हिस्सा भी वर्तमान समय में POK में आ चुका है। तो ये एक प्रकार से POK और चाइना के बीच का रास्ता है, ठीक है। और हम देखें यहाँ पे कुछ ग्लेशियर आपको दिखाई देगा। सबसे ऊपर देखिएगा तो सबसे ऊपर H लिखा होगा, H का मतलब है हिस्पार ग्लेशियर। तो याद रखिएगा ये 61 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, और ये 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। दूसरा देखिएगा हिस्पार के नीचे काराकोरम में ही BI करके लिखा होगा, बिल्कुल K2 के नीचे। और ये जो BI करके लिखा है ये है बियाफो ग्लेशियर की बात करें तो ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये कुल 59 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर या हिम नदी है। और उससे थोड़ा नीचे आए काराकोरम श्रेणी में तो SC करके लिखा होगा, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि वर्तमान समय में भारत के अधिकार में है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर, सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इस सियाचिन ग्लेशियर को अपने अधिकार में ले लिया गया था। याद रखिएगा ये 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसकी लंबाई 75 किलोमीटर लंबा है ये। और इसी आप देखें तो आपको थोड़ा नीचे अक्साई चीन की ओर देखेगा GV लिखा मिलेगा, ये है गलवान वैली, जहाँ पे अभी हाल में झड़प हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, गलवान वैली। तो याद रखिएगा ये गलवान वैली GV करके लिखा हुआ है। एक्चुअल में जो LAC दिखाई दे रहा है आपको, रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको अक्साई चीन और भारत के बीच में, तो इसी के पैरेलल देखिएगा बाजू में ब्लू कलर की एक नदी बहती हुई दिखेगी, ये है श्योक नदी।
देखिएगा सबसे नीचे में SHY लिखा हुआ है, तो ये श्योक नदी है, श्योक नदी, और इसी श्योक नदी की सहायक नदी है गलवान। तो जहाँ पे गलवान नदी श्योक नदी में आकर मिलती है वो एरिया कहलाता है गलवान वैली, ठीक है। और इसी श्योक नदी के नीचे में जहाँ SHY लिखा है उसी के नीचे में देखिएगा ग्रीन कलर का आपको पैंगोंग झील दिख रही होगी। ये पैंगोंग झील है जिसको लेके बहुत डिस्प्यूट है, क्योंकि इसके आधे हिस्से में भारत का अधिकार है और आधे हिस्से में चाइना का अधिकार है। पैंगोंग का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये पहली पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी समूह, और उसी के ठीक नीचे पिंक कलर के पॉकेट में देखिएगा तो ये है लद्दाख। और लद्दाख की बात करें, लद्दाख पर्वत श्रेणी समूह की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है राकापोशी। और राकापोशी की बात करें तो ये सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है विश्व में सबसे तेज़ ढाल वाला पर्वत कोई है तो वह है राकापोशी। लेकिन ये वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये वर्तमान समय में POK में स्थित है, ठीक है। और देखिएगा उसी राकापोशी के नीचे साइड में CH लिखा हुआ मिलेगा, ये है चोंगोलुंगमा ग्लेशियर। और चोमोलुंगमा जो ग्लेशियर है ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कुल 50 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। हम देखें इसके बाद हम देखें तो जस्ट नीचे इसके जास्कर पर्वत श्रेणी है, और इसी जास्कर पर्वत श्रेणी में हम देखें तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी एक प्रकार से कश्मीर और लद्दाख की सीमा भी बनाता है। इसका कुछ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा कश्मीर में है और अधिकांश हिस्सा लद्दाख में है। इसी जास्कर पर्वत श्रेणी में देखेगा लिखा होगा, आपको दिखाई देता होगा जोजिला दर्रा दिखा होगा आपको। ये जोजिला दर्रा एक्चुअल में लेह और श्रीनगर के बीच का रास्ता है। जोजिला दर्रा से कौन से 2 शहर जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा लेह और श्रीनगर। और ये भी याद रखिएगा कि लेह और श्रीनगर के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो ये जो जोजिला दर्रा है ये भारत का नेशनल हाईवे नंबर 1 है, और ये नेशनल हाईवे नंबर 1 लेह से उरी तक गया हुआ है। कहाँ से होते हुए, तो लेह से आगे कारगिल से आगे द्रास की बात आई तो बता दूं मैं आपको कि ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। इसका सबसे न्यूनतम तापमान -29 रिकॉर्ड किया गया था, और ये जस्ट जोजिला दर्रा के पहले ही है। कारगिल से चलते हैं तो कारगिल के बाद द्रास के बाद फिर ये जोजिला दर्रा आपको पड़ेगा, और इस दर्रे को पार करने के बाद आपको श्रीनगर दिखेगा, और श्रीनगर से आगे उरी LOC के पास में U लिखा होगा। तो कुल मिला के नेशनल हाईवे नंबर 1 है, और ये जोजिला दर्रा काफ़ी पुराना भी हो गया है, काफ़ी इसके टर्निंग खतरनाक भी हो गए हैं। तो एक नया सुरंग यहाँ जोजिला सुरंग एक नई बनाई जा रही है। का टारगेट है शायद 22 तक का टारगेट है, 22 तक इसको कंप्लीट करने का। तो ये जो नया सुरंग बन जाएगा 14 किलोमीटर का, तो ये लेह और श्रीनगर का रास्ता काफ़ी शॉर्टकट हो जाएगा। तो ये पहला दर्रा आपको जास्कर श्रेणी में दिख रहा होगा। आप दूसरा दर्रा देखिएगा उसी के बाजू में, वो है बुर्जिल दर्रा। और बुर्जिल दर्रा मुख्यतः हम देखें तो श्रीनगर और गिलगिट POK में गिलगिट है, जहाँ पे चोमोलुंगमा ग्लेशियर आपको दिख रहा होगा, उसी के नीचे साइड में गिलगिट स्थित है। और इस गिलगिट और श्रीनगर को जोड़ने का रास्ता ये बुर्जिल दर्रा है। तो खैर अब तो ये POK में जा चुका है। तो बहरहाल ये 2 प्रमुख दर्रे हैं। तो आप ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये काराकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा जास्कर और लद्दाख दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती हुई दिखाई दे रही है आपको, सिंधु नदी। आप देख रहे होंगे पीले कलर की नदी दिख रही है आपको, और इसी सिंधु नदी के किनारे पर लेह स्थित है। लेह कौन से साइड में स्थित है, तो देखिएगा सिंधु नदी के राइट साइड में स्थित है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछते हैं इसको कि कौन से किनारे पर स्थित है, दाहिने किनारे पर स्थित है। और दूसरी चीज़ खास देखिएगा कि जो लद्दाख श्रेणी है वो कौन से 2 नदियों के बीच में है, तो देखिएगा एक और तो सिंधु नदी दिख रही है और दूसरी ओर कौन सी नदी दिख रही है, श्योक नदी। तो श्योक और सिंधु दोनों के बीच में स्थित है। और एक चीज़ और, ये जो काराकोरम श्रेणी आप देख रहे हैं इसका उल्लेख हमारे महाभारत में भी मिलता है।
महाभारत में इसको कृष्णागिरी कहा गया है, काराकोरम। और इसी को हम देखें चीनी भाषा में इसको कोगीर कहा जाता है, कोगीर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहीं पर K2 स्थित है, गार्डविन ऑस्टिन, जो कि 8611 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो ये है ट्रांस हिमालय। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पर्वत श्रेणी समूह, कौन सा? हिमालय। और हिमालय की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी समूह 3 श्रेणियों में विभाजित है, 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित है। पहली श्रेणी कौन सी है? महान हिमालय। और ये महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक? तो आप इस मैप में देखिए पहले, फिर उसके बाद जूम करके देखेंगे। ये नंगा पर्वत है, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से ये नंदा देवी पर्वत, ये धौलाधर, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट होते हुए कंचनजंगा, और फिर आगे हम देखें ये आपका नामचा बरवा पर्वत। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बिल्कुल धनुषाकार आकृति में ये हिमालय है, महान हिमालय। याद रखिएगा हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में महान हिमालय, उससे दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय, और सबसे निचली हिमालय है कौन सा? शिवालिक हिमालय। इसी महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा गया है। और इसकी हम लंबाई की बात करें तो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है ये। तो लंबाई की पहले बात कर देख लें, तो इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर लंबाई आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल 2400 किलोमीटर लंबा। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। आप अंदाज़ा लगाइए कितने सारे इससे ऊंचे भी होंगे, लगभग 8000 के ऊपर बहुत सारे पर्वत हैं यहाँ पर। तो अगर इसको ठोक पीट के बराबर भी करें तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर होती है। और हम देखें हिमालय की तीनों श्रेणियों में, मतलब महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों में सबसे पुराना कौन सा हिमालय, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? तो याद रखिएगा महान हिमालय का निर्माण सबसे पहले हुआ था। कौन से समय में? तो ओलिगोसीन युग में। और ये ओलिगोसीन युग कब स्थित था? तो आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले ये युग था। तो इसी समय महान हिमालय का निर्माण। और ये याद रखिएगा ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो हिमालय से पहले से ही बना हुआ था। तो हिमालय की 3 श्रेणियों में सबसे पुराना महान हिमालय, इसमें हम देखें प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, सबसे ऊंची श्रेणियाँ वो इसी महान हिमालय में स्थित है। नागा पर्वत से शुरू होती है, जो कि नामचा बारवा पर्वत, कहाँ पे? अरुणाचल। तो आइए इसको हाथ से बनाए हुए मैप में जूम करके देखते हैं कि कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ यहाँ पर ऊंची स्थित हैं। तो आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे मैप आया होगा, और इस मैप में देखिएगा तो सबसे पश्चिम में देखिएगा तो N लिखा होगा। N का मतलब है नागा पर्वत। और ये नागा पर्वत जो है वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। और उससे नीचे आए तो उत्तराखंड में देखिएगा K लिखा होगा। K फॉर है कॉमेट, और कॉमेट की ऊंचाई है 7756 मीटर। उससे थोड़ा नीचे आ जाइए, ND लिखा होगा, मतलब नंदा देवी। और ये नंदा देवी की ऊंचाई है 7817 मीटर। उसके आगे हम देखें नेपाल में चला गया महान हिमालय, और नेपाल में देखिएगा D लिखा होगा। D है धौलागिरी, और धौलागिरी की सब ऊंचाई जो है वो है 8167 मीटर। उससे आगे जाके देखें A लिखा होगा। A का मतलब है अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 8091 मीटर, 8091 मीटर। उससे और आगे जाएं, AV लिखा होगा। AV का मतलब एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। जैसा कि मालूम है कि ये सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इसका नेपाली नाम क्या है? सागर माथा। ठीक है। और इसके आगे देखें M लिखा होगा, ये भी नेपाल में मकालू, और मकालू की हाइट है 8463 मीटर। और उसके आगे देखें सिक्किम में दिखाई देगा आपको। भारत में आ जाए तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर ही स्थित है। कौन सा? कंचनजंगा, और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8597 मीटर।
हम देखें K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन K2 या गाडविन ऑस्टिन वर्तमान समय में कहाँ पर है? POK में है। तो अगर भारतीय सीमा में उसको ना माने क्योंकि उस हिस्से पे पाकिस्तान का कब्जा है, तो जो आधुनिक भारतीय सीमा है, वर्तमान भारत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी यही कंचनजंगा है। कहाँ पर? सिक्किम, 8,597 मीटर। और उससे आगे जाएं तो भूटान को पार करके अरुणाचल में चले जाएं, के लिखा होगा, और के का मतलब है कांगतो, और कांगतो की ऊंचाई है 7090, 7090 मीटर। और उसके ऊपर जाएं तो वो है नामचा बरवा पर्वत, और इसकी ऊंचाई है 7756, 7756 मीटर। ठीक है। और हम देखें इसी महान हिमालय में, ग्रेट हिमालय में कुछ प्रसिद्ध ग्लेशियर हैं जहाँ से प्रसिद्ध नदियाँ निकली हैं। तो आप देखिए उत्तराखंड के महान हिमालय को, तो ये कॉमेट और जो नंदा देवी का एरिया है, यहीं पर कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं, जिनमें से हम देखें प्रमुख है यमुनोत्री ग्लेशियर, जहाँ से मालूम ही होगा यमुना नदी निकली है। उसी के बाजू में गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। और उसके बाजू में चोराबारी ग्लेशियर है, हिम नदी है, जहाँ से मंदाकिनी नदी निकली है। एक्चुअल में बहुत छोटी जगह है, यहाँ पे लोकेट कर पाना मुश्किल है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उत्तराखंड वाले हिस्से में ही ये सारे ग्लेशियर हैं। ठीक है। चोराबारी मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है। और उसके बाजू में हम देखें तो सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड में ही है, और यहाँ से अलकनंदा का उद्गम हुआ है। और आगे जाएं तो नेपाल वाले हिस्से में गोसाई धाम ग्लेशियर, और गोसाई धाम ग्लेशियर से कोसी नदी का उद्गम हुआ है। और आगे जाएं कंचनजंगा, तो कंचनजंगा में है जेमू ग्लेशियर, और जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी का उद्गम हुआ है। कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, आप यहाँ ज़रूर याद करके रखिएगा। अगला हिमालय है लघु या मध्य हिमालय, इसको हिमाचल भी कहते हैं। याद रखिएगा, महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, लेकिन लघु या मध्य हिमालय की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? हिमाचल। और इसके एरिया हम देखें तो बिल्कुल महान हिमालय के बिल्कुल नीचे में कुछ पर्वत श्रेणियाँ समूह हैं। तो हम देखें ये जो हिस्सा है ये कहलाता है पीर पंजाल। लघु या मध्य हिमालय में ये हिस्सा क्या कहलाता है? पीर पंजाल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसी का आगे जाकर एक हिस्सा देखें तो ये हिस्सा हिमाचल में है, और इसको कहा जाता है धौलाधर। हिमाचल में जो है क्या कहा गया है? धौलाधर। और यही आगे बढ़कर इस हिस्से में हम देखें तो ये हिस्सा कहलाता है उत्तराखंड में है, और ये कहलाता है नागटिब्बा, नागटिब्बा या नागटिब्बा उत्तराखंड में है। और आगे हम देखें तो यहाँ पर ये दिखाई देता है महाभारत। तो ये महाभारत कहाँ पर है? नेपाल में। तो लघु या मध्य हिमालय अलग अलग पर्वत श्रेणी समूह का नाम है। इसमें मुख्यतः 4 हैं, जिनमें सबसे लंबी पर्वत श्रेणी समूह कौन सी है? पीर पंजाल। और इसके बाद हम देखें धौलाधर, इसके बाद ये धौलाधर, उसके बाद नागटिब्बा, और उसके बाद महाभारत। तो कुल मिला के यहीं तक है ये, इसके आगे इसका विस्तार नहीं है। ठीक है। और इसी लघु या मध्य हिमालय और महान हिमालय दोनों के बीच में आप देख रहे हैं, इसी बीच में भारत के जितने भी प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं वो सभी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ही स्थित है। चाहे वो श्रीनगर की बात हो, चाहे सोनमर्ग की बात हो, चाहे गुलमर्ग की बात हो, चाहे धर्मशाला की बात हो, कुल्लू मनाली हो, मसूरी हो, नैनीताल हो, दार्जिलिंग हो, ये सारे प्रसिद्ध हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय और लघु या मध्य हिमालय जिसको कहेंगे, मतलब हिमाचल और हिमाद्री के बीच में स्थित है। और यहीं पर जो मैदानी हिस्सा है, उस मैदानी हिस्से को जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में मर्ग कहा गया है। मर्ग, जैसे आप सुने ना गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो ये मर्ग क्या है? मैदानी हिस्से को दिया गया नाम है। और इसी प्रकार के मैदानी हिस्से को उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। बहुत सारी वहाँ बुग्याल फेमस होती हैं। तो बुग्याल क्या है? उत्तराखंड के मैदानी हिस्से का नाम है। और मर्ग क्या है? जम्मू कश्मीर के मैदानी हिस्सों का नाम है। जम्मू कश्मीर के मैदानी हिस्सों में केसर की खेती बहुत ज़्यादा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है?
जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये कहाँ पर होता है? ये जो मर्ग है, मर्ग मतलब जो मैदानी हिस्सा है, वहीं पर केसर की खेती ज़्यादा होती है। यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे हैं, उन दर्रों को हम जूम करके मतलब हाथ से बनाए गए मैप में देखेंगे। आपके स्क्रीन में देखिएगा, सबसे पहले पीर पंजाल आपको दिखता होगा, सबसे ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से में पीर पंजाल। और ये पीर पंजाल जस्ट श्रीनगर और जम्मू के बीच में है। हम ये कह सकते हैं कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले जो यहाँ पे दर्रे हैं, उनमें से पहला देखिएगा बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल में देखिएगा नीचे की ओर बी लिखा होगा, ऊपर की ओर पी लिखा होगा। पी का मतलब पीर पंजाल दर्रा है, ये ऊपर में, और इसी पर्वत श्रेणी में नीचे में बी लिखा है, वो है बनिहाल दर्रा। और ये बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। और पीर पंजाल दर्रा किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा, ये श्रीनगर और उरी, पुंछ और उरी को श्रीनगर से जोड़ने वाला ये दर्रा है, ठीक है। और देखिएगा बनिहाल दर्रे की बात करें तो इसी बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग भी कहा जाता है, इसी को श्यामा सुरंग भी कहा जाता है। जवाहर सुरंग, श्यामा सुरंग, ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी है। देखिएगा श्रीनगर से जम्मू और फिर जम्मू से आगे बढ़ते हुए कपूरथला पंजाब होते हुए ये कहाँ तक गया है? ये गया हुआ है कन्याकुमारी तक। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी ये कौन सा नेशनल हाईवे है? तो याद रखिएगा नेशनल हाईवे नंबर 44, ये नया नंबर हुआ है। तो नेशनल हाईवे नंबर 44 जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। याद रखिएगा कौन से दर्रे से गया हुआ है? बनिहाल दर्रा, या इसी को जवाहर सुरंग भी कहते हैं। अब ये सुरंग काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसका निर्माण 1959 में हुआ था, काफ़ी पुराना हो गया, जगह जगह डैमेज भी हो रहा है। प्लस जब ये बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ में ये रास्ता बंद भी हो जाता है। तो इस कारण क्या किया जा रहा है कि अब एक नई सुरंग बनाई जा रही है, और ये जो नई सुरंग होगी इसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग, या इसका नाम एक नाम और है पत्नी टॉप सुरंग। पत्नी टॉप सुरंग चेनानी नासरी सुरंग बन चुकी है। ये 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है, और इसकी खास बात ये कि ये जवाहर सुरंग के नीचे 400 मीटर नीचे बनाई गई है, 400 मीटर नीचे बनाई गई है। और दूसरी खास बात ये है कि ये सुरंग बर्फ़ वगैरह से बंद नहीं होगी, मतलब ये साल भर ये खुली रहेगी। जवाहर सुरंग में क्या होता था, जब बर्फ़बारी होती थी तो प्राय 5-6 महीने ये सुरंग बंद हो जाती थी, आवागमन ठप हो जाता था। लेकिन चेनानी नासरी सुरंग जब से बन गई है तब से ये सुरंग कंटिन्यू 12 महीना खुले रहती है। तो याद रखिएगा कौन सा नेशनल हाईवे है? तो नेशनल हाईवे नंबर 44 जो कि श्रीनगर से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक गया हुआ है। और इसी पीर पंजाल पर्वत पे ही एक रेलवे सुरंग भी बनाई जा रही है। अभी तो नाम नहीं दिया गया है, अभी निर्माण चालू है। T49 तात्कालिक नाम दिया गया है। ये लगभग 12.7 किलोमीटर 12.7 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग होगी। इसका निर्माण जारी है। इसको अभी नाम T49 दिया गया है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसको नया नाम दे दिया जाएगा। तो बहरहाल ये पीर पंजाल के ठीक नीचे आप देखें तो आपको दिखाई देगा धौलाधर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर में आप देखें तो इसमें भी 2 दर्रे हैं। नीचे देखिएगा आर लिखा होगा, के जैसा दिख रहा है, वो आर है, ठीक है। तो ये जो है ये रोहतांग दर्रा है। और ये रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा ये कुल्लू मनाली को लेह, लद्दाख लेह से जोड़ता है। इसी रोहतांग दर्रे में सुने होंगे अटल टनल बनाई गई है, अटल सुरंग बनाई गई है। 9.2 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, और इतनी ऊंचाई पर 3000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर है ये सबसे लंबी सुरंग है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर ना। तो याद रखिएगा इसी रोहतांग दर्रे में बनाई गई है। और ये अटल सुरंग या रोहतांग दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो लेह और कुल्लू मनाली को जोड़ता है। उसके ठीक ऊपर आप देखिएगा तो आपको बारालाचा बी लिखा होगा, ये बारालाचा दर्रा है धौलाधर में ही।
बारालाचा दर्रा है, और ये भी लेह को किससे जोड़ता है? हिमाचल में मंडी से जोड़ता है। तो मंडी से लेह और कुल्लू मनाली से लेह, इसके लिए 2 दर्रे हमारे पास, एक बारालाचा दर्रा और दूसरा रोहतांग दर्रा। दूसरी बात, लेह पहुंचने के लिए आप ध्यान दीजिएगा 2 रास्ते हैं, एक श्रीनगर होकर और दूसरा हिमाचल प्रदेश से होकर। और इसी हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, सिपकी ला दर्रा। देखिएगा सतलज नदी लिखा होगा बाजू में, तिब्बत से होकर राकसताल झील है, मानसरोवर झील के पास में एक राकसताल झील है, बिल्कुल मानसरोवर से लगे हुआ है, वहीं से सतलुज नदी निकली है। और सतलुज नदी इसी सिपकी ला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। दिख रहा होगा आपको, नीले रंग का एक लकीर दिख रही होगी, तो ये सतलुज नदी है जो कि सिपकी ला दर्रे से के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो हिमाचल के 3 दर्रे याद रखिएगा, बारालाचा, रोहतांग और सिपकी ला दर्रा। ठीक है, सिपकी ला दर्रा किसके किसके बीच में? हिमाचल और तिब्बत, ये भी याद रखिएगा। इसी प्रकार से उसके नीचे आ जाइए तो नागटीबा, और ये नागटीबा कहाँ पर है? उत्तराखंड। और यहाँ के दर्रों की बात करें तो यहाँ पे 3 दर्रे बड़े प्रसिद्ध हैं, एम फॉर माना दर्रा, दूसरा है एन नीति दर्रा और तीसरा है लिपुलेख दर्रा। ये माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों ही दर्रे कैलाश मानसरोवर, आप देख रहे हैं राकसताल झील, उसके ऊपर एम लिखा हुआ है, ये मानसरोवर झील है, और इसी मानसरोवर झील के ऊपर में कैलाश पर्वत है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए ये माना, नीति और लिपुलेख दर्रे, इन्हीं का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिपुलेख दर्रे को लेकर भारत और नेपाल के बीच में बहुत विवाद चला था। ये लिपुलेख दर्रे की लोकेशन देख लीजिए। इसी प्रकार से और आगे देखें दर्रों में तो आप देखिएगा सिक्किम में नाथुला दर्रा, एन लिखा होगा सिक्किम में ऊपर में, नाथुला दर्रा। तो ये नाथुला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा ये नाथुला दर्रा सिक्किम या भारत कह सकते हैं को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, और आगे जाके देखें एक दर्रा आपको असम में दिखाई देता होगा। असम में कौन सा? बोमडिला, बी लिखा होगा, बी का मतलब है बोमडिला। और ये बोमडिला दर्रा ये असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ता है, तवांग तेजपुर। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं, इनको आप अवश्य याद रखिएगा। तो इसके बाद अगला हिमालय है कौन सा? उप हिमालय, या इसी को हम क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। ये हिमालय का सबसे नया क्षेत्र, सबसे पहले कौन बना? महान हिमालय, उसके बाद कौन बना? लघु या मध्य हिमालय, और सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है? तो याद रखिएगा शिवालिक हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। हम देखें इसकी लोकेशन मैप में, देखें कहाँ पर है। तो आप ये पोटवार का पठार है पाकिस्तान में, पोटवार के पठार से चालू होती है, और यहाँ जम्मू में भी है, इस तरह से उत्तराखंड में भी है, और इस तरह से नेपाल में भी है, और यहाँ आकर लुप्त हो गई है। फिर इसके बाद ये यहाँ पर आपको दिखाई देती है, कहाँ पर? अरुणाचल में। ठीक है, आप इसको हाथ से बने हुए मैप में देखिए, स्क्रीन में आपको दिखाई देता होगा। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि जम्मू के क्षेत्र में, तो जम्मू के क्षेत्र में इसको नाम दिया गया है जम्मू पहाड़ियाँ। मैप में आपको लाल रंग की पट्टी दिखाई देती होगी, ये लाल रंग की पट्टी है शिवालिक श्रेणी। और इसको हम हिमाचल में देखें तो हिमाचल और उत्तराखंड इस हिस्से में इसको शिवालिक का नाम दिया गया है। और आगे हम देखें नेपाल के बाद अरुणाचल, तो अरुणाचल में इसको डफला, मिश्मी, अबोर वगैरह वगैरह नाम दिया गया है। तो कुल मिला के ये शिवालिक श्रेणी समूह है। आप इस मैप में भी देखते होंगे सबसे ऊपर में ब्लैक रंग का जो पट्टी दिखाई दे रहा है वो महान हिमालय है, उसके नीचे ब्लू कलर की पट्टी दिखाई दे रही होगी वो लघु या मध्य हिमालय है, और सबसे नीचे रेड कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है ये शिवालिक हिमालय है। कहने का मतलब परीक्षाओं में कभी इनको पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में इनको या दक्षिण से उत्तर क्रम में इनको जमाइए, तो ये इसी क्रम में याद रखिएगा। और इसके अलावा हम देखें तो हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर भी किया है, और नदियों के आधार पर प्रादेशिक जो विभाजन किया गया है वो किया गया है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा सिडनी बुराट के द्वारा। और इस सिडनी बुराट के द्वारा नदियों के आधार पे बांटा गया हिमालय को। तो पहला हिमालय पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक? तो आप मैप में देखिए सिंधु नदी और सतलुज नदी, सिंधु और सतलुज के बीच में देखिएगा ध्यान से कैलाश मानसरोवर
आपको दिख रहा होगा एक मानसरोवर झील, और वहीं से भारत की 3 बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम हुआ है। सिंधु नदी जो कि लद्दाख लेह होते हुए पाकिस्तान की ओर चली गई है और जाकर कराची में अरब सागर में गिर गई है। हम देखें इसी कैलाश मानसरोवर झील के पास में राकस ताल झील है, वहाँ से सतलुज नदी निकली है जो कि पंजाब से बहते हुए पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से मिल गई है। तो और इसी कैलाश मानसरोवर में देखेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ है। बहरहाल हम देखें सिंधु और सतलज इन दोनों के बीच का हिमालय जो है वो है पंजाब हिमालय, और इसका जो एरिया है वो है 580 किलोमीटर। और ये जो 580 किलोमीटर का एरिया है इसका विस्तार देख रहे हैं आप। इसके बाद हम देखें दूसरा हिमालय कौन सा, तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय। कहाँ से कहाँ के बीच में, सतलुज और काली नदी के बीच में। नेपाल में काली नदी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, नेपाल से कैलाश मानसरोवर के पास से निकली हुई है काली नदी। तो सतलुज नदी और काली नदी इसके बीच का जो एरिया है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। इसके आगे देखिएगा तिस्ता नदी दिख रही होगी कि सिक्किम से निकली है और जाके बांग्लादेश की ओर जा रही है। तो काली और तिस्ता इसके बीच का जो एरिया है वो कहलाता है नेपाल हिमालय, और सबसे बड़े क्षेत्र में यही है। इसका कुल एरिया है 800 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में नेपाल हिमालय। और इसके बाद चौथा हिमालय देखेगा तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से भारत में घुसी है। तो असम से लेकर अरुणाचल ये बीच का पूरा एरिया ये कौन सा हिमालय कहलाता है, असम हिमालय कहलाता है। तो नदियों के आधार पर भी हिमालय को 4 प्रादेशिक विभाजन किया गया है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सिंधु नदी, इधर सतलज नदी, इधर ये आपका काली नदी, इधर तिस्ता नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र। तो 4 प्रकार में बांटा गया, जिनमें सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, तो याद रखिएगा नेपाल हिमालय सबसे बड़ा क्षेत्र वाला है। तो ये है हिमालय के बारे में। तो हम क्या देख चुके हैं, पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय और हिमालय के तीनों श्रेणी समूह। इसके बाद हम देखें तो पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो यहाँ पर एक इस हिस्से में एक ट्रेंच है, गर्त है, खड्ड है। कौन सा, दिहांग ट्रेंच या गर्त या खड्ड करें। यहीं से हिमालय जो है टर्न हो गया है, और यहीं से हिमालय टर्न होकर दक्षिण की ओर चला गया है। और दक्षिण की ओर जाकर इस तरह से हम देखें, टर्न होकर इस तरह से दक्षिण की ओर चला गया है। ये सबसे ऊपर जो अरुणाचल के हिस्से में ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है पटकाई बूम श्रेणी। और इसके आगे देखें, ये जो हिस्सा है ये नागालैंड के हिस्से में नागा पहाड़ियाँ, और उससे नीचे जाएं ये मणिपुर के हिस्से में, तो इनको मणिपुर पहाड़ी ही नाम दिया गया है। और उसके नीचे जाएं तो ये मिजोरम का हिस्सा है, इसको मिजो पहाड़ी, पहले लुसाई पर्वत कहते थे, अब इसको मिजो पहाड़ियाँ कहते हैं। और इसी मिजो पहाड़ी से के पास से ही हम देखें इस दिशा में म्यांमार की ओर एक और पर्वत श्रेणी है, वो है अराकान योमा मार। आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि हिमालय का विस्तार म्यांमार में, बर्मा में किस नाम से जाना जाता है, तो अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो पूर्वांचल पर्वत श्रेणी है ये कोई अलग से श्रेणी नहीं है, बल्कि ये हिमालय का ही विस्तृत रूप है। तो ये पूरा का पूरा आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। इसके बाद भारत का जो भौगोलिक विभाजन है, दूसरा खंड, उत्तर का विशाल मैदान, वो हम अगले वीडियो में मैदान के साथ उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। प्रायः हमारी वीडियो सप्ताह में 4-5 वीडियो जीके जीएस के अलग अलग विषय खंड पे बनाए जाते हैं, तो उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करके रखिएगा। आप सभी का धन्यवाद।